पोस्ट इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला आज न्यूज पर जारी है। मैं हूं अली आबिद और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि कल बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग मुलाकात होनी है खुर्शीद शाह और शहबाज शरीफ के दरमियान। और जैसे कि तारिक चौधरी जो हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं वो बता रहे थे कि उसमें बहुत से मामलात पर बात होनी है, पंजाब की हुकूमत साजी पर भी बात होनी है और साथ साथ आइंदा फेडरेशन में क्या रोल अदा करना है, फेडरल में यानी कि कौमी असेंबली में तगड़ी अपोजिशन बना के एक साथ चलना है, अलग अलग चलना है, इस पर भी बात होनी है। और अनवार हाशमी बता रहे थे कि जो बुनियादी एजेंडा है कल की मुलाकात का वो है पंजाब में हुकूमत साजी का। पीटीआई को नहीं बनाने देनी है, पीएमएल-एन ने हुकूमत बनानी है और पीपल्स पार्टी हो सकता है पीएमएल-एन की हिमायत करे। तो इस मौजू पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर हम रुख करेंगे बलूचिस्तान का। कोयटा में हमारे आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि कम से कम 3 पार्टी तो इत्तेहाद बनाएंगी, बीएपी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गए, पीटीआई हो गई, 1-2 पार्टियां और भी मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मखासमा, सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान का हमेशा से एक ही रहा है, वो रहा है कि कोई एक तगड़ी पार्टी जो है वो हुकूमत में नहीं आ पाती है। बलूचिस्तान में वही करप्शन, अकरबा परवरी, वही मसाइल, रोज रोज की सियासत, जोड़ तोड़, यही मसाइल रहते हैं। अब की बार भी 5 साल ऐसे ही बलूचिस्तान के निकल जाएंगे। अली, माजी में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ रही नहीं, चाहे वो डॉक्टर मालिक का दौर हो, असलम रईसानी का हो, सनाउल्लाह ज़हरी या कद्दूस बिजंजो का। और यही चीज़ इमरान खान ने भी देखी है और वो उनकी ख्वाहिश है कि इस बार हकीकी मानों में तब्दीली आए और पीटीआई से वज़ीर आला आए, ताकि हम वो जो हम वादे अवाम से करते रहें वो डिलीवर भी कर सकें। बाप का वज़ीर आला लाने के हवाले से वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि जो लोग पुरानी हुकूमतों में शामिल रहे, चाहे वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी या नेशनल पार्टी की थी, उन्होंने कभी डिलीवर नहीं किया। तो ये मौका मिला है पीटीआई को, और पीटीआई के जो सूबाई सदर हैं वो मुदब्बर सियासतदान भी हैं। मुझे ख्वाहिश भले से होगी, ख्वाहिश होगी, सोच होगी इमरान खान की और पीटीआई की, हम इस पर कोई दो राय नहीं रखते हैं, लेकिन 4 सीटें हैं ना पीटीआई की, बाप की 15 सीटें। ये तो जमहूरी तर्ज अमल भी नहीं हुआ ना। आपकी 4 सीटें, उनकी 15 सीटें, कैसे आप सीएम ले आएंगे अपना? जी बिल्कुल, ये बनाना काफ़ी मुश्किल है, मगर जिस तरह सूरत-ए-हाल बनती जा रही है उसमें कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप इसको ये कह लें कि बाप और पीटीआई में थोड़ा सा ही 19-20 का ही फ़र्क है, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखते। इनका नज़रिया एक है, इन्होंने इकट्ठा इत्तेहाद भी किया है, इसका इजहार भी करते रहे हैं। तो अगर पीटीआई को मिल जाती है तो अच्छी बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ कुर्सी तो भाइयों को लड़ा देती है, यहाँ तो पार्टीज भी अलग हैं। कुर्सी तो भाइयों को लड़ा देती है। जी बिल्कुल पार्टीज अलहदा हैं और बाप की ख्वाहिश भी है कि वो मेन सिंगल बड़ी पार्टी है, उनको हुकूमत बनाने का हक मिलना चाहिए और वो इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। मगर मसला ये है कि वो पीटीआई को मिला लें, आज़ाद को मिला लें, तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि उनको मिनिमम 33 चाहिए और उसको पूरा करने के लिए उनको कम से कम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को मिलाना पड़ेगा, या फिर उनको जाना पड़ेगा एएनपी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बीएनपी अवामी या जमहूरी वतन पार्टी जिनकी 1 सीट है, इनमें लाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि 6 जमातों की खिचड़ी बनाएं, कि ये 3 बड़ी जमातें मिलके बना लें, पीटीआई, बाप और उसके साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। जहाँ तक इंडिपेंडेंट की बात है तो एमएमए अब तक नहीं हुई यहाँ पे, और उसने इस तरह की कोशिश नहीं की। कल से सरदार अख्तर मेंगल शायद कोयटा में होंगे, पहुंच जाएंगे और यहाँ पे वो मुलाकातें शुरू करेंगे अपनी सेंट्रल कमेटी से भी, पार्लिमानी अरकान से भी, और जो दीगर इत्यादि उनके मुंतखब हुए हैं एएनपी, एचडीपी और एमएमए वाले, उनसे भी बात करेंगे। फिर ये देखेंगे किस हद तक वो जा सकते हैं, कितने अरकान उनके साथ आ सकते हैं। आजाद 3 तो शामिल हो चुके हैं, बाप में 2 बाकी हैं। एक नेमतुल्लाह ज़हरी हैं जो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के छोटे भाई हैं, उनका आना जरा मुश्किल ही लग रहा है। दूसरे आरिफ जान मोहम्मद हसनी हैं और उन्होंने जो इलेक्शन जीता है वो बाप के खिलाफ चागी से जीता है। यानी कि अभी बलूचिस्तान की किस्मत में, नसीब में तगड़ी जो है वो हुकूमत नहीं है, वही जोड़ तोड़ की हुकूमत होगी, 3-4 पार्टियां मिलकर बनाएंगी। चलें आपसे मजीद बात करते हैं। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं। हमने हुकूमत साजी पर तो बात कर ली कि पीटीआई क्या सोच रखती है, किसको सीएम बनाना चाहती है, कौन कौन आपस में लड़ रहा है सीएम के लिए। अब जरा अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। जमात इस्लामी पहले इत्तेहादी थी, अब उसको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा क्योंकि एमएमए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, 10 सीटें उसके पास हैं, तो यकीनी बात है अपोजिशन लीडर एमएमए का ही आएगा। कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, जेयूआई फेका आएगा, जमात इस्लामी का आएगा, किसको लेकर आएंगे अपोजिशन लीडर?
जी फरजाना, मेरे ख्याल में फरजाना तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा फरजाना को इंगेज करते हैं। अब एक बार फिर आपकी तरफ, अनवर आपकी तरफ ही आ जाते हैं। जैसे कि आप लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि कल जो खुर्शीद शाह और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात है, उसमें जो मेन एजेंडा डिस्कस होगा वो पंजाब में किसी भी तरीके से नून लीग की हुकूमत को बनाना होगा। बदले में पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, 3-4 दिन से हम इसी पे गौर कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी की एंट्री क्यों नहीं हो रही पंजाब में, क्योंकि वो माजी में कहते रहे इलेक्शन से पहले कि उनका बड़ा किरदार होगा पंजाब में। अब जाहिर है अगर इसको कहते हैं कि हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी होगा, तो आसिफ अली जरदारी बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं। तो उसमें यह है कि नून लीग तो इस वक्त जिस पोजीशन में वो चाहती है कि कोई भी उनका जो सियासी मुखालिफ है उसको हटाने के लिए उनको जितनी भी सीटें चाहिए वो हमसे ले ले। एक तो ये नुक्ता है। दूसरा ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अगले 1.5-2 माह बाद जो सदर मुमलिकत का इलेक्शन है उसकी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अगला चैलेंज आएगा, उसको सामने रख के डीले अब वो की जाएंगी, क्योंकि सेनेट में और उसके बाद सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली में बहुत बड़ी तादाद है जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास है। बलोचिस्तान की तारिक चौधरी साहब बेहतर जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है, बलोचिस्तान की 65 नशिस्तों को वो बुनियाद बनाया जाता है और 65 नशिस्तें चारों सूबाई असम्बलियों का वोट बनेगी, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट का एक मेंबर का एक वोट शुमार होगा। तो ये कैलकुलेशन देखें तो पीटीआई को अभी सदर बनाने के लिए मुश्किलात पेश आएंगी। तो आसिफ अली जरदारी अपने इत्तेहादियों के साथ अब इस डील में शामिल होने जा रहे हैं कि अब आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए और आगे जाके सदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया कि तारिक चौधरी साहब बेहतर जानते हैं। बिल्कुल आप ही की तरफ आ रहे थे, इस पर आप कमेंट कीजिएगा, फिर रफत की तरफ आता हूँ। अच्छा, 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि जो आपने सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आसिफ जरदारी साहब पंजाब में क्या चाहते हैं। सही देखिए, मैंने कल परसों दर्ज किया था कि काफ लीग की 7 सीटें और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बड़ी अहम हैं पंजाब में। ये दुरुस्त है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये सारे सीनियर साथियों को याद होगा 1993 में एक फार्मूला आया था कि पाकिस्तान जुनेजो लीग जो थी, मुस्लिम लीग जुनेजो, उसके पास 17 सीट थी और पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा सीटें थीं। लेकिन हिसाब किताब ऐसा हुआ कि आखिर जुनेजो लीग जो इसके पास 17 सीटें थीं उसके मंजूर भट्टू चीफ मिनिस्टर बन गए और तकरीबन 3 साल के करीब वो चीफ मिनिस्टर रहे। बिल्कुल। अब अगर मुस्लिम लीग नून की सीटें मिल जाएँ, काफ लीग की सीटें मिल जाएँ और पाकिस्तान तहरीक की इंसाफ की अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें मिल जाएँ और कुछ आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल हो जाए, तो जो परवेज़ लाई साहब हैं वो रुकने पंजाब असम्बली भी मुंतखब हुए हैं, वो 2 सीटों पे कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। तो ऐसी गेम जो है वो खड़ी की जा सकती है, बनाई जा सकती है, जिसके नतीजे में कोई गैर मतवक्को चीफ मिनिस्टर सामने आ जाए। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी हुकूमत बनती नजर न आए तो उसकी ये कोशिश हो सकती है, ये सारे इम्कानात हैं, ऑप्शंस हैं कि वो भी इस ऑप्शन पे चली जाए। एक बात और याद रखिएगा कि तार सादिक साहब जो कि अटक से 2 सीटों पे कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, वो भी MPA मुंतखब हुए हैं और वो चौधरी शुजात के बहनोई हैं। अच्छा। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। तो पंजाब में जो छोटे ग्रुप्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है इस वक्त वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी पंजाब में बहुत ज्यादा अपने आप को असर करा सकते हैं। रफत, आप क्या कहेंगे? जरदारी साहब का अगर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा किरदार, तो आने वाले दिनों में हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी भी कह रहे हैं और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी कह रहे हैं बड़ा अहम किरदार होगा और जरदारी साहब साबित करेंगे एक बार फिर एक जरदारी सब पे भारी। देखिए अली आबिद, जो लोग आसिफ अली जरदारी साहब को नहायत करीब से जानते हैं, गालिबन तारिक भी आगाह होंगे, इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो हर कार्ड को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दीगर लोगों के ज़रिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ुद अभी आपने देखा होगा कहीं वो फ्रंट पर नहीं आए हैं। बिलावल भुट्टो हैं, फरतुल्ला बाबर हैं, रज़ा रब्बानी हैं, जिस तरह का कार्ड इस्तेमाल करना हो, तल्ख करना है, शीरी करना है, दरमियान का करना है, वो इस्तेमाल कर करके देख रहे हैं। और उसके बाद यकीनन वो बड़े एजेंडे पर हैं, उनका बड़ा गोल है, उनका मुमकिन है उनकी नज़र जिस तरह के अभी अनवर हाशमी ने कहा कि
ऐवान सदर में भी अब तब्दीली आएगी, जहाँ गवर्नर तब्दील होंगे तो फिर ऐवान सदर की भी बारी आनी है। तो ये सारे मामला को देख के एहतियात से अपने कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी से इस वक्त वो लड़ाई भी नहीं चाह रहे हैं, डरा जरूर रहे हैं, कहीं किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, किसी से कोई जुमला कहलवाते हैं, लेकिन ये कि वो और फिर उसके साथ साथ जब अभी FIA ने दोनों को तलब किया है तो ये चीज भी उन्होंने बहुत करीब से देखी है। यही वजह तो नहीं थी जब MMA ने ये फैसला किया और उसके साथ ANP ने भी साथ दिया कि हल्फ नहीं उठाया जाएगा, तो शहबाज शरीफ ने तो 2 दिन का टाइम लिया, लेकिन जरदारी साहब ने शायद बिलावल को कहा कि फौरी तौर पर जाके बोल दो कि पीपल्स पार्टी इस बात को कबूल नहीं करेगी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, चाहे मैं हतमी बात करनी नहीं चाहिए, सियासत में हर चीज मुमकिन होती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस फार्मूले को इख्तियार नहीं करेंगी जो मौलाना फजलुर रहमान जिस तरफ रागिब कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की कोई चीज स्टेक पर नहीं है, महमूद खान अचकज़ई की कोई चीज स्टेक पर नहीं है। इस वक्त बात है कि इस चीज को फॉलो ये दोनों नहीं करेंगे, और मुमकिन है कि जो मुलाकात के हवाले से ये बता रहे हैं खुर्शीद शाह वाली, उसमें ये सिलसिला भी हो कि इस तरफ हमें नहीं जाना है। बाकी अंदरूनी खाना बातें इतनी हार्ड लाइन MMA ने ली तो समझ में भी आती है, ANP ने क्यों ली, इस पर भी बात कर लेते हैं। और पहले जो सवाल किया था वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब फरजाना अली से हमारा राब्ता एक बार फिर बहाल हुआ है। फरजाना, सबसे पहले तो इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि जो इतनी हार्ड लाइन ली थी ANP ने, हालांकि बिलोर साहब ने तो वेलकम किया था, अपनी हार को कबूल कर लिया था, तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दे दी थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ANP ने इतनी हार्ड लाइन ले ली, MMA को सेकंड किया कि हल्फी ना उठाया जाए? देखें, बिलोर साहब की जो इस वक्त कैफियत है वो अगर आप देखें तो हारून की शहादत के बाद मामलात वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रा मुश्किल थे चीज़ों को देखना, और फिर शिकस्त के बाद इस तरह से ये कि एक जर्नलिस्ट उनके पास चला गया और उन्होंने उनसे ये, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप हार भी रहे हो और मैं कहूं कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, तो वो कहें कि जी जाहिर है आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, पेशावर के लोगों ने जिसको कहा है, जिसको वोट दिया है, तो बस ठीक है, मैं उसकी जीत कबूल करता हूँ और अपनी शिकस्त भी कबूल करता हूँ, तो और वो हेडलाइन बन जाती है और इस तरह से चीज़ें आ जाती है। लेकिन उस वक्त भी जब मुझसे भी ये बात पूछी गई तो मैंने कहा था कि ये हर जो लीडर है या रहनुमा है ANP का या कोई फर्द है, उसकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन असल फैसला जो है वो जब कमेटी का इजलास होगा और असफंजार साहब अपना बयान देंगे, पार्टी की जो स्टेटमेंट देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, वो सामने आएगी। अब आपने कहा कि वो उन्होंने हार्ड लाइन क्यों ली, अब देखें कि एक पार्टी जो इस वक्त तसव्वुर कर रही थी कि वो इतनी पोजीशन में आ जाएगी 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा न सिर्फ कम बैक किया था, बहुत काम किया था, हारून की कुर्बानी भी दे दी, तो उसके बाद उनको यकीन था कि हमारे लोग निकलेंगे और वो निकले भी। अच्छा। अब उनके वोट कहाँ चले गए ये इस पर बाद में बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल वो लोग भी निकलेंगे, उनको वोट भी देंगे, और उनको यकीन था कि हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि नून लीग MMA इनके साथ मिलकर, और मैं भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, हम हुकूमत बना लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं आने देंगे। लेकिन जिस तरह वो खुद अपनी सीट भी, इवन के जो प्रेसिडेंट है वो हार जाते हैं, तो जाहिर है, और उनको पता भी चल जाता है कि मेरी हार कैसे हुई है। अब ये तो वो बातें हैं ना जो हम आजकल नहीं कर रहे हैं, मीडिया जो है वो बहुत सारी चीजों को स्किप कर रहा है। 2013 के इलेक्शन में हम जो लेट मी कंप्लीट, मैं ये कह रहे थे कि वो जो चीजें हुई थी वो अभी नहीं हो रही, तो उनका मौकफ भी नहीं आ रहा है। अब उनका मौकफ भी नहीं आ रहा तो जाहिर है उनके पास यही एक चीज रह जाती है कि आप आए और एक स्टैंड ले लें। अब उसके साथ मौलाना साहब भी हैं और ये वो सारे लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब क्यों नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, तो वो तो अभी भी थोड़ा पता है कि हमारे ब्रेक का आ जा रहा है। मैंने जो पहले आपसे सवाल किया था ना, वो आपने चूंकि सुना नहीं था, तो मैं चाहूंगा बड़ा शॉर्टली कमेंट कर दें। अब MMA कह रही है कि हल्फी ना उठाया जाए, तो वो सिर्फ फेडरल में हल्फ नहीं उठाएगी या KPK में भी हल्फ नहीं उठाएगी, या आने वाले दिनों में फकत ये एक इंस्टेंट ही होगा, उठाएगी वो हल्फ और KPK में अपना ऑपोजिशन लीडर भी लाएगी? तो कौन सी जमात लाएगी, जमात इस्लामी या JUIF? देखें, JUIF की चूंकि बहुत ज्यादा सीटें हैं, जमात की तो एक ही है और उनकी मिला के 10 सीटें हैं, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो JUI जो है वो मजबूत है, उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि क्या मौलाना साहब ने जो फैसला किया है, मुझे ऐसे लगता है कि वो उसी को लेकर चलेंगे, उस पर कायम रहना चाहते हैं, लेकिन ये अब इत्तेहादियों पर है कि वो कितना उनका साथ देते हैं। चलें, ये सवाल हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं और एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने तमाम ब्यूरो चीफ से इस पर बात करेंगे कि ये MMA ने जो इतनी हार्ड लाइन ली है, आप कह रही हैं
कि फजलुर रहमान इस बात पर कायम रहेंगे, लेकिन लगता यह है क्योंकि माजी की अगर सियासत देखी जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेंट ही दिखाई देता है। लेकिन बहरहाल हमें बात करनी है एक ब्रेक के बाद। फजलुर रहमान ने ले ली है कि वो कह रहे हैं कि ओथ ही ना लिया जाए, असेंबलियों का बॉयकॉट कर दिया जाए, तो आए ये फ़कत पॉलिटिकल इंस्टेंट है उनका, या फिर वो वाकई में हद तक जो है बहुत नाराज़ हैं कि वो नहीं लें शायद है, या MMA कोई जो है वो बड़ा मिसहैप भी कर दे। वो ले ही नहीं सकते क्योंकि तो रुकन ही नहीं है। चले रफत आप भी इस पर पहले कमेंट करें। नहीं वो नहीं, उनकी पार्टी ना MMA तो मतलब उन्हीं के अंडर काम कर रही है ना। देखिए वो कल अपनी गुफ्तगू में तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नज़र आए हैं, और जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें तो वो सबको उसी तरह राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ऐसे आपसे पहले भी कहा कि जो लोग मुंतखब हो चुके हैं वो उनकी बात नहीं मानेंगे। हतमी तौर से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानते हुए नज़र नहीं आते। और इस किसी मामले में यकजा हो ना हो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, लेकिन मुफाहमत की सियासत में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है अनवर, आप देखें, एक देहात में किसी के मरने पे बूढ़े ने तबसरा किया था कि आज वो भी मर गए हैं जो कभी नहीं मरे थे। तो बेसिकली फजलुर रहमान जो है वो कभी भी इतना ज्यादा मैदान से आउट नहीं हुए थे, वो दुख उनको जरूर रहेगा। लेकिन बेसिकली जो अनवर 97 में भी हारे थे, जी वो तो एक हारे थे, लेकिन वो किसी न किसी हवाले से जो है वो रहते थे। अब जी अब उनके पास तमाम इस्लामाबाद में सरकारी मकान, सरकारी गाड़ियां और इंडोर जो भी उनको मामलात होते थे वो उससे दूर हो गए हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो बड़े धड़े हैं वो PTI का, वो मौलाना फजलुर रहमान को खास तौर पे आसिफ अली जरदारी यकीनन ये कायल करेंगे कि जो मुश्तरका सियासी दुश्मन को अगर शिकस्त देनी है तो ऐवानों में रहना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी बरादरान खुद जो है वो भी अभी एहतसाब की जद से नहीं निकले, आसिफ अली जरदारी और उनका ग्रुप भी नहीं निकला, शरीफ बरादरान भी नहीं निकले, और फजलुर रहमान तो वैसे ही PTI के जो है ना वो जद में है, उन्होंने उसको जेर अताब रखा हुआ है। तो ये सारी प्लानिंग अभी देखी जाएगी कि PTI को अगर इतना आसानी से रास्ता दिया गया तो इस वक्त जो उसका एजेंडा है तमाम इदारे उसके साथ हैं, तो इन बड़े बड़े सियासी जो किंग मेकर्स थे माजी के, इनका क्या बनेगा। तो आसिफ अली जरदारी जो बैठक लगा के बैठे, मेरी अपनी जाती राय है कि वो कायल कर लेंगे फजलुर रहमान को कि उनके जो साथी जीते हैं उनका ऐवानों में रहना जरूरी है, ताकि उसके मुताबिक उनकी सियासी सर्वाइवल भी है और बाकी आपको लग रहा है फजलुर रहमान को कायल कर लिया जाएगा। तारिक आप क्या कहेंगे, राम कर लिया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान को, सिराजुल हक को या असफंद यार वली को, इन सबको राम कर लिया जाएगा? देखिए सियासी मामलात में पेशगोई नहीं की जा सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है अगरचे फजलुर रहमान साहब की जो जज्बात हैं, जो उनकी राय है, जो उनका गुस्सा है, उसके लिए उनके पास बहुत से दलाइल हैं और वो अकेले नहीं है, ANP भी है और भी जमातें शामिल हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब उनकी गुफ्तगू होगी आसिफ जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और बाकी लोगों से, और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलेगा जो कि उनको ऑलरेडी पता है। देखिए पाकिस्तान की सियासत जो है बड़ी शफाक सियासत है, इसमें एक बहुत बड़ी जो डर होता है, खदशा ये होता है कि अगर आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ फ़र्ज कर लें, फैसला कर भी लें कि हमने हल्फ नहीं लेना और हमने ईवान भी नहीं देना, तो बहुत से ऐसे अरकान होंगे जो उनकी बात नहीं मानेंगे और वो हल्फ लेंगे, ईवान में जाएंगे। आपको PTI जैसी जमात जहां इतनी सख्त डिसिप्लिन है, इतनी सख्ती इमरान खान की ग्रिप थी, वहां जब उन्होंने धरने का फैसला किया था तो 5 MNA टूट गए थे और आखिर तक टूटे रहेंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ ग्रुप बन जाया करते हैं। तो अभी जब ये असम्बली बनी है, अभी लोग आए नहीं है, तो इमीडिएटली जमातों को खतरा ये भी है कि अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया तो कहीं उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनके जो साथी हैं फजलुर रहमान के, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उनके साथ, जब उनको बैठ के बातचीत करेंगे तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि फजलुर रहमान एक मरतबा फिर दोबारा सोचेंगे और असर नौ दोबारा अपनी पॉलिसी पर गौर जरूर करेंगे। एक बात मैं इसमें कहूँ, इजाफा कर दूं तारीख की बात में, कि कुछ बाज़गश सुनाई दे रही है, कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आई है कि कश्मीर कमेटी के वो खासे अरसे हो रहे हैं तो उसके हिसाबात की बात भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में उस तरफ से भी उनके गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है। इमरान खान तो कह चुके हैं ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके पीछे जो है वो इन नैप को लगाएंगे और बड़ा देखिए कश्मीर कमेटी का जो, देखिए कश्मीर कमेटी का जो हिसाब किताब है ना जी, वो पार्लियामानी कमेटियां हैं, वो हुकूमती कमेटियां नहीं होती, और उसके तमाम फंड जो हैं वो कौमी असम्बली के फंड से जाते हैं, जिसका ऑडिट हो चुका होता है। मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस इशू पर खौफ होगा, वो सारा कुछ जो कुछ है ऑडिटेड है और वो सारा। मुझे आपकी तरफ आना चाहूंगा, अब आप जरा बताइएगा MMA बलूचिस्तान क्या सोच रही है? आपकी तरफ भी आता हूँ फरजाना, पहले जरा मुजीब से ले लूं कमेंट। जी अली, यहाँ पे हमने किया इनसे
ये फिलहाल तो देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ कि उनके रवैये में क्या तब्दीली आती है। लेकिन जो माजी में हम देखते आए हैं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मरकज़ ने MMA या JUI के फैसले जो किए हैं वो सूबे में इम्प्लीमेंट नहीं होते। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग दफ़ा या हुकूमत में जाने को तरजीह देते हैं बलोचिस्तान में। इस दफ़ा भी यही होगा कि अगर बिल्कुल रिजिड पोजीशन हुई मौलाना फजल रहमान की तो शायद MMA में बगावत हो जाए और इनके कुछ अरकान भी यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदत नहीं रही उनको इतनी ज़्यादा अपोजिशन में रहने की। गुज़िश्ता 5 साल उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपोजिशन में गुजारे हैं और अब दोबारा अपोजिशन में जाने से उनके लिए पोजीशन बड़ी आउट हो जाएगी और नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे, उनके मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, उनका काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनकी भी कोशिश होगी कि वो सरदार अख्तर मेंगल के साथ मिलकर अपनी कोई हुकूमत बनाएं। सरदार अख्तर मेंगल यहाँ आ जाएंगे तो काफी चीजें वाजे होने लगेंगी। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में मुत्तहिदा मजलिस अमल क्या स्टैंड लेती है। फरजान, अब आपकी तरफ आऊंगा, अब आपकी टर्न है। जरा आप बताइएगा, जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के दीगर अकाबरीन हैं, क्या वो साथ देंगे मौलाना फजल रहमान की इस हार्ड लाइन का? जी, आपने पहले भी मुझसे सवाल किया और मैंने आपको यही कहा कि मौलाना साहब इस वक्त काफी आपका वो अभी फिलहाल काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनके पास कुछ नहीं रहा और उनके साथ जो और पार्टी बड़े लीडर थे, शेरपाव साहब हो गए या पंजार साहब, वो सारे एक ही पेज पर आ गए हैं और उनके पास कुछ नहीं है। अब उनकी पार्टी के पास सब कुछ है। लेकिन मैंने साथ से ये भी कहा कि वो अपने इत्तेहादियों या वो लोग जिनको उन्होंने लिया है APC में उनके तरफ भी देख रहे हैं। तारिक चौधरी साहब ने बड़ी आसान बात कर ली और बाकी साथियों ने भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी फैसला होगा, नून लीग का भी फैसला होगा, फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या होगा। यहाँ अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उनके पास 10 अपनी सीटें हैं, एक जो है वो उनके पास आ जाएगी अकलियत की और 2 जो है वो उनके पास खवातीन की हो जाएगी। तो यूँ 13 और सबसे ज्यादा अपोजिशन में उन्हीं के पास हैं। तो जाहिर है वो जो भी फैसला होगा वो सोच समझ के ही करेंगे। लेकिन इस वक्त वो गुस्से में हैं और वो एजिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं। उनके पार्टी जराए भी यही कह रहे हैं। लेकिन बात की सूरत हाल, जैसे कि पहले भी एक साथी ने कहा कि कुछ भी हतमी नहीं होता। लेकिन अली आबिद, मैं आपको एक और इशू की तरफ लाना चाहती थी। यहाँ पे एक साथी ने बात की कि वो कह रहे थे कि फिर बेशक आप ब्रेक से आके इस पर बात करें कि खान साहब कह रहे थे कि फलां नैब के हवाले से वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि किसी पर केसेस और क्या कुछ। अगर ऐसा है तो फिर तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 2 CM के लिए नाम है, यानी कि परवेज खटक साहब, उनके साथ जुड़ा है हेलीकॉप्टर वाला केस भी और BRT वाला केस भी, और दूसरा नाम जो है वो है अपने आतिफ खान साहब का और उसके साथ जुड़ा हुआ है मलम जबा का केस। तो फिर इसमें क्या होगा? बिल्कुल आपने एहतिसाब की बात की है। अब ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नए पाकिस्तान पर बात करनी है कि नया पाक कैसा होगा, और यकीनन आप ही लोगों से पूछेंगे कि आप लोग कैसा नया पाकिस्तान, और प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे तो नए पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब PTI की गवर्नमेंट आने वाली है। तो इम्कान यही है कि कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक हम तब्दीली देखेंगे, हम नया पाकिस्तान देखेंगे। तो सबसे पहले अनवर, आपकी तरफ आऊंगा। क्या सोच पंजाब में मजमूई तौर पर पाई जाती है? तज्जियाकार क्या कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है कि नया पंजाब, नया पाकिस्तान कैसा होगा? देखिए, नया पंजाब या नया पाकिस्तान इमरान खान के मंशूर के मुताबिक ऐसा होगा कि उसमें ट्रैफिक सिग्नल जो है वो VIPs के लिए जो है वो खुले रखे जाएंगे और आवाम के लिए बंद नहीं होंगे। ये तफरीक ख़त्म हो जाएगी। नए पाकिस्तान में गवर्नर हाउसेस जो हैं बड़े बड़े, वो जो है तालीमी इदारों में तब्दील हो जाएंगे। इसके अलावा नए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की मेट्रो बस नहीं, मैं बता रहा हूँ कि नए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जंगला बस चलती रहेगी, ऑरेंज ट्रेन चलती रहेगी, और नए पाकिस्तान में जो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं उससे जो जनरेशन होगी वो इमरान खान की हुकूमत को लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा बजट में रेवेन्यू जो आएगा CPEC से वो भी इमरान खान को वसूल करना पड़ेगा। और नए पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात होगी कि उसमें PSP, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी और चौधरी निसार पर
एस्टेब्लिशमेंट का इल्जाम नहीं लगेगा। और नए पाकिस्तान में अगर आपके घर की बिजली चली गई है तो एक फोन कॉल पे वापडा के एहलकार अगले 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और आपके बिजली के बिल लाइनों में लग के नहीं देने पड़ेंगे। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान। मुझे लग रहा है मैं जन्नत में आ गया हूँ। तारिक, अब आप बताइएगा। जी, एक तो मेरी तवक्को ये है कि नए पाकिस्तान में ऐसा कोई वाकया नहीं होगा अच्छा, जिसकी वजह से किसी को सिविल नाफरमानी करनी पड़े। सही है। किसी को जो है बिजली के बिल लहराने पड़े, जलाने पड़े, किसी को डी चौक में 126 दिन ना बैठना पड़े। और नए पाकिस्तान में भी हुकूमत साजी का मरहला है। तो मुझे तवक्को है कि जिन जमातों को जो हमारे जो तब्दीली की पार्टी है, जिन पर बड़ी तनकीद करते रहे हैं, जिनको वो बड़े अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, मैं नहीं करना चाहता, उनको वो हुकूमत में नहीं लेंगे, उनके वोट नहीं लेंगे। अच्छे सालहीन, नेक और जो है क्लीन लोगों के वोट लेंगे। किसी ऐसे शख्स को कोई ओहदा नहीं देंगे जिसके खिलाफ नैब में तफ्तीश चल रही हो, जिसके खिलाफ कोई केसेस हों, जिसके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हों। कोई ऐसे लोग जो आदि पार्टी तब्दील करते हों, जो पुराने सियासी कल्चर के हामी हों। तारिक, आपकी और अनवार की बातें सुन के जो है वो यूरोप में रहने वाले तमाम जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने टिकट खरीद लेना है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह। मुझे ये लग रहा है जी, बड़ी तादाद। अच्छा फरजाना, आप क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा भी रही थी। सभी मुस्कुरा रहे हैं वैसे तो। मैं तो पहले से ही नए पाकिस्तान में हूँ और क्या बताऊँ आपको कि यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, उससे ये होगा कि अब बाकी पाकिस्तान जो है मुस्तफीद होगा। अच्छा, तो बस यही कह सकती हूँ। आपने 2 अल्फाज में ही समअप कर दिया है जी। मुझे आप क्या कहेंगे, कैसा होगा नया बलूचिस्तान और नया पाकिस्तान? जी अली, हमें तो नए पाकिस्तान की अशद जरूरत थी, क्योंकि बलूचिस्तान गुज़िश्ता पुराने पाकिस्तान में बुनियादी सहूलतों से ही महरूम रहा। जितनी हुकूमतें आई उन्होंने सिर्फ वादे किए, अमल नहीं हुआ। सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत है वो गुड गवर्नेंस की है। अगर बलूचिस्तान के बजट का 50% भी ग्राउंड पे लग जाए तो आप देखेंगे कि 1 साल में नया पाकिस्तान नजर आने लगेगा। अच्छा, यहाँ की प्रॉब्लम यह है कि हमारे बजट का 5% भी ग्राउंड पे नहीं लगता और लोगों की टंकियों से वो बरामद होता है। दूसरा मसला हमारे डैम्स का है जो नहीं है, हम जिसके लिए पैसे भी आते रहे, मुशर्रफ दौर से पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं कुछ समझ नहीं आता। उस तरफ देखने की जरूरत है। सीपेक से हमें बड़ी उम्मीद है, नए पाकिस्तान में रोजगार के मौके होंगे, खुशहाली आएगी और यही एक्सपेक्टेशन बलूचिस्तान के लोगों की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पुराने पाकिस्तान में तो उनके साथ जितनी ज्यादतियां हो चुकी हैं वो मजीद के उसके मुतमिल नहीं हो सकते। देखिए मुझे कितने कॉन्फिडेंट है और कितने पॉजिटिव है। रफत, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना के, इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका सिंध जो है वो पुरानी हुकूमत के साथ ही होगा? नहीं, देखें, जो सिंध पुरानी हुकूमत के साथ होगा, लेकिन वफाक की तरफ जो चीजें हम पर आती हैं, गवर्नर नया होगा। लेकिन उसके अलावा ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है, जिसमें कोई अब कराची में जिस तरह के कॉरिडोर बनेंगे तो उनकी कोई रुकावट, कराची से इस्लामाबाद से गिलगित तक कोई रुकावट नहीं होगी। इसके अलावा मुलाजमतों के लिए जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं वो अपने घरों पर मुलाजमतें हासिल करेंगे, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, मुमकिन है एक घर भी हमें साथ मिले रहने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं। अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी है, अच्छे अफसरान को लगाया जाएगा और करप्शन बिल्कुल नहीं होगी। जिसने घर देने साहब जिसने घर देने थे और घर के साथ कुछ और भी देना था, वो तो नहीं जीते। देखिए वो ना जीते हो, लेकिन हमें तो अपने वजीर आजम से उम्मीद है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमें घर मिलेगा। नौकरी जिसके पास नहीं होगी उसे नौकरी मिलेगी। 19वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब सूबे ऑटोनॉमस हो गए ना, अब ये चीज को फेडरल थोड़ी देगा। नहीं, देखिए ये उन्होंने वादा किया है वजीर आजम से, हम तो वजीर आजम देख रहे हैं। 19वीं आईनी तरमीम को देखें ना, कराची में रहते हैं आप, 19वीं आईनी तरमीम। देखिए मेरी एक बात सुने, कराची ने अपना वोट दिया है, कराची ने उनके हक में अपना वोट इस्तेमाल किया है, तो मेरे ख्याल में कराची को बहुत उम्मीद है। कराची वाले पहले एमक्यूएम को देते थे मैंडेट, लेकिन एमक्यूएम भी हमेशा ये कहती थी भाई सूबाई गवर्नमेंट हमारी नहीं होती है, नहीं कर पाते। लेकिन इमरान खान ये सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी कुव्वत है, ऐसी उनके पास मौकल है कि वो उनको इस्तेमाल करेंगे और ये सारी चीजें हो जाएंगी। तारिक साहब सही कह रहे हैं रफा साहब? नहीं, मैं तो, मेरा ज़ाती तजुर्बा नहीं है, मुवक्किलीन वगैरह के बारे में किताबों में पढ़ा है। अच्छा। लेकिन जाहिर है उन्होंने 5 साल एक चीज़ को प्लीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो ये सब कुछ करेंगे। और परसों जो उनका खिताब था उसमें उन्होंने 4-5 मरतबा कहा था कि मैं प्लेज करता हूँ कि मैं गुड गवर्नेंस दूंगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको करके दिखाऊंगा
और मेरे पास विजन है, मैं गुड गवर्नेंस करके दिखाऊंगा। और आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले अपने पहले 100 डेज का प्रोग्राम दिया था, और अब हम ज़ाहिर है जब वो हल्फ उठा लेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो ग्रेस पीरियड है, तो फिर हम देखेंगे सब मिलकर कि पहले 100 दिनों में जो उन्होंने वादे किए थे उन पर किस तरह अमल दरामद होगा। उन्होंने जनूबी पंजाब बनाने का वादा किया है, उन्होंने शायद 50 लाख घर बना के देने का वादा किया था, और शायद 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वो तो अगरचे 5 साल में होगा, लेकिन जाहिर है पहले 100 दिन में या पहले साल में कोई ना कोई वो तकसीम तो करेंगे कि पहले साल कितनी देनी है, अगले साल कितनी होनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि सब चीजें हम पूरी होती देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उन मौक्किलीन से मेरी मुराद ये है कि वो सरकारी अफसरान जो नेक, ईमानदार और साले होंगे, वो मौक्किलीन है। और दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ एक चीज की और वजाहत कर, उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, इसके पॉइंट बहुत अच्छे थे, दुनिया भर में उसे सराहा गया है। उसका 1% भी कर लें तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक है। आप सब लोगों ने अली आबिद, आखिर में एक छोटी सी, बिल्कुल बिल्कुल, बोले जल्दी से फरजाना जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बातें यकीनन उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा थी जो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जो बेहतरीन कानून साजी की है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करवा दें तो ये एक बेहतरीन आगाज होगा। ठीक है, यानी कि तहरीक इंसाफ अगर चाहती है नए पाकिस्तान बनाना तो उसको कानून पर अमल दरामद करवाना होगा। अब तक जितनी आइन साजी, कानून साजी हो चुकी है उस पर अमल दरामद हो, और मजीद अवाम के हक में जो है वो मजीद कानून साजी होनी चाहिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, रफत आपका बहुत शुक्रिया, अनवर आपका बहुत शुक्रिया, तारिक चौधरी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ फरजाना अली पेशावर में मौजूद थी। फरजाना आपका बहुत शुक्रिया, क्वेटा से मुजीब अहमद आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बुलेटिन होगा। हमें दीजिए इजाज़त।